हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में SN2 रिएक्शंस पढ़ेंगे और उनके बहुत सारे एग्जांपल्स जो हम बच्चों करेंगे। जिस तरह के एग्जांपल्स बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, वो सारे एग्जाम्पल आज हम कवर करेंगे। हमने देखा था कि जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स थी, उनमें हेलो एल्केन्स जो है पर्टिकुलरली वो कई तरह के रिएक्शंस देते हैं। SN1 हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम SN2 रिएक्शंस करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में हम एलिमिनेशन रिएक्शंस और धातु के साथ मेटल के साथ होने वाले रिएक्शंस जो है हेलो एल्केन के, उनको देखेंगे। हेलो एल्केन्स जो है वो SN2 रिएक्शंस कौन सी कंडीशंस में देते हैं और SN2 रिएक्शन होने के बाद में उसमें क्या बनता है, वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। SN2 जैसा कि नाम ही बता रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं जिसमें द्विअणुक भाग लेते हैं। इनको हम द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। दो अणु जो हैं इसमें भाग लेते हैं और इस तरह की क्रियाएं जो होती है बच्चों एक सिंगल स्टेप में होती हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये हमारा एल्किल हैलाइड है। क्योंकि इस तरह की रिएक्शंस जो होती है बच्चों 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में ज्यादा देखने को मिलती हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल जो है 1 डिग्री का ही लिया हुआ है। और साथ में जो रिएक्शन हो रहा है KOH का, KOH जो है जब ये ब्रेक होगा तो इससे हमें K+ और OH- बनेगा और साथ में ये वाला बॉन्ड भी बच्चों ब्रेक होगा और यहाँ से X- जो है वो हमारा बाहर निकल जाएगा। क्योंकि नाम इसका बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरी न्यूक्लियोफाइल को हटा के लग जाएगा। तो यहाँ अपने को रिएक्शन में बच्चों 2 न्यूक्लियोफाइल दिख रहे हैं, एक हमारा OH- है, दूसरा हमारा X- है। OH- जो है वो एल्किल हैलाइड में X- को हटा के लग जाएगा और हमें अल्कोहल देखने को बच्चों मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन रिएक्शंस के नाम जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा के यहाँ लग जाता है, अल्कोहल हमें मिल गया और साथ में KX का फॉर्मेशन जो हो जाएगा। OH- जो हमने यहाँ बच्चों काम में लिया था वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ताकतवर न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी है। अगर बच्चों आपने मेरा SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं वाला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि SN1 में हमने एग्जाम्पल जो लिया था वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का लिया था और उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। वहाँ सॉल्वेंट जो हमने लिया था बच्चों वाटर लिया था, यहाँ पे जो है हमने एसीटोन लिया है और वहाँ जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था बच्चों वो वीक न्यूक्लियोफाइल था, इथेनॉल था, मिथनॉल था। लेकिन यहाँ हमने जो न्यूक्लियोफाइल लिया है KOH के फॉर्म में, जिसमें OH- न्यूक्लियोफाइल है, वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर आपको डिफरेंस आता है SN1 और SN2 रिएक्शंस में तो आप लिख सकते हैं कि SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है जबकि SN2 में नहीं होता है। SN1 में जो हम सॉल्वेंट लेते हैं वाटर और अल्कोहल की तरह कोई सॉल्वेंट लेते हैं, यहाँ पे एसीटोन जो है हमारा काम आता है। वाटर जो था बच्चों हमारा प्रोटिक पोलार सॉल्वेंट था, एसीटोन जो है वो हमारा पोलार सॉल्वेंट तो है लेकिन ये प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है। प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आपको याद है तो आपको मैंने वीडियो में बताया था कि जिन सॉल्वेंट्स में जिन विलायकों में से प्रोटॉन निकलता है H+ के फॉर्म में, उनको हम प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे वाटर में से निकलता है, वाटर में जो है हमें H+ OH- देखने को मिलता है, इसमें हमारा प्रोटॉन निकलता है। जब वाटर ब्रेक होता है तो ये हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट है। एसीटोन में H+ हमें नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए अप्रोटिक पोलार सॉल्वेंट हमारा होता है एसीटोन। इसमें कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता। एक बात और जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देने लायक है वो ये है कि SN1 रिएक्शंस जो था बच्चों 2 स्टेप में हो रहा था। फर्स्ट स्टेप जो था उसमें एल्किल हैलाइड में से जो हैलाइड वाला पोर्शन था, न्यूक्लियोफाइल वाला पोर्शन था, वो निकल के जा रहा था और सेकंड स्टेप में जो है दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। जबकि SN2 रिएक्शन जो है बच्चों हमारा एक ही स्टेप में होता है, साथ के साथ में हैलाइड यहाँ से निकलता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करके CH3OH अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। क्योंकि हमने SN2 रिएक्शन में बच्चों 1 डिग्री जो है हमने एल्किल हैलाइड लिया है, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है और हमारा ये वाला कार्बोकैटायन देखने को मिल रहा है, ये वाला कार्बोकैटायन हमारा बहुत कम स्थायी होता है, लीस्ट स्टेबल होता है और कार्बोकैटायन हमेशा वही बनेगा जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। जैसा कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाभिक रागी S1 प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन जो बनेगा अगर बन जाता है तो लीस्ट स्टेबल कम स्थायी वाला होता है, इसलिए यहाँ पे SN2 रिएक्शन में किसी भी प्रकार के कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर ये कार्बोकैटायन यहाँ नहीं बन रहा है तो इसके मैकेनिज्म में हमें क्या देखने को मिलेगा,
वो हम बच्चों आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। एक चीज मैं और आपको जो यहाँ बताना चाहूंगी, मैंने कहा था कि जो एसीटोन है हमारा बच्चों, वो पोलार तो है, इसमें दो ध्रुव हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन अप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसमें H+ जो है वो टूटने पे हमें नहीं मिलेगा। जिसमें हमें H+ नहीं मिलता है विलायक में, उसको हम अप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। पोलार होने का क्या फायदा है एल्किल हैलाइड के लिए और एप्रोटिक होने का क्या फायदा है, वो मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, वो इससे पहले वाला वीडियोस जो SN1 रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में है, उनको देख सकते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो पोलार सॉल्वेंट होते हैं वो दो पोल में प्लस और माइनस में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने के बाद में जो बॉन्ड होता है एल्किल हैलाइड के बीच का, CH3X बॉन्ड की बात मैं बच्चों कर रही हूँ, पोलार सॉल्वेंट जो होता है इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने की कैपेसिटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, पैरा विद्युतांक या पैरा विद्युत स्थिरांक बोलते हैं। जो पोलार होगा उसका मेन काम ये होगा CH3X बॉन्ड को वीक करना, और जो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जैसा कि मैंने अपने SN1 के वीडियो में बताया था, अगर उसमें H+ प्रेजेंट है तो बाहर निकलने वाले न्यूक्लियोफाइल को H+ घेर लेते हैं और उसको दोबारा जो है उस कार्बोकैटायन से अटैच नहीं होने देते हैं, जुड़ने नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एप्रोटिक सॉल्वेंट है और यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, तो जो एल्किल हैलाइड है वो कैसे बाहर निकलेगा और उसके बाद में रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, हम वो आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको अपनी प्रीवियस स्लाइड में बता दिया था कि ये सिंगल स्टेप, एक ही पद में रिएक्शन होता है, तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा वो देखिए। ये हमारा एल्किल हैलाइड है, X जो है हमारा हैलाइड है, Cl Br कुछ भी हो सकता है। हमें पता है कि कार्बन के कंपैरिजन में जो X है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का निशान होता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का निशान होता है। X जो है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जो है इस बॉन्ड वाले, उनको अपनी तरफ खींच लेगा। जो OH- हमारा अटैक कर रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जबकि SN1 में आपको ध्यान होगा कि हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है फर्स्ट स्टेप में अटैक नहीं करता है, वो फर्स्ट स्टेप में वेट करता है कि जो हैलाइड आयन उससे जुड़ा हुआ है वो अपने आप किसी तरह से बाहर निकल जाए, और उसके बाहर निकलने के बाद में कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन होने के बाद में फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है सेकंड स्टेप में वहां हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेप में ही हमारा न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है। जैसे ही अटैक करता है, C और X के बीच का बॉन्ड जो है बच्चों थोड़ा वीक हो जाता है, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, और OH जो है वो सामने से, क्योंकि X अभी भी C से जुड़ा हुआ है, अटैक नहीं कर सकता है, वो पीछे से अटैक करता है कार्बन पे और एक कमजोर सा बॉन्ड यहाँ बना लेता है। इस तरह की अवस्था जो हमें मिलती है जिसमें कार्बन के साथ में 5 बंध बने हुए हैं, 3 तो जो है कोवेलेंट बॉन्ड है और 2 बॉन्ड ऐसे हैं जो पार्शियल आंशिक बॉन्ड है। इस अवस्था को बच्चों हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, जो बहुत कम समय के लिए बनती है और ये अस्थायी होती है। जैसे ही अवस्था बनती है ये जो है जल्दी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, क्योंकि इस समय OH का अटैक जो है विपरीत दिशा से, उल्टी दिशा से हो रहा है। जिस दिशा में X लगा हुआ है उसकी अपोजिट डायरेक्शन से OH का अटैक हो रहा है, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। हमें जो है विन्यास का प्रतिलोमन यहाँ देखने को मिलेगा। हमारा X जो है वो अगर सीधे हाथ में लगा हुआ है रिएक्टेंट में, अभिकारक में, तो OH हमें उत्पाद में, प्रोडक्ट में उल्टे हाथ की तरफ लगा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि OH- का अटैक पीछे की तरफ से हुआ है। सामने X- जो है या हैलाइड जो है पहले से ही प्रेजेंट है। अब जो बच्चों हमने यहाँ सॉल्वेंट काम में लिया था, मैंने आपको बताया है कि वो पोलर सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलायक है, लेकिन अप्रोटिक है, इसमें प्रोटॉन नहीं है। अब इसका रोल क्या है वो देखिए यहाँ पे। ये एसीटोन जो हमने सॉल्वेंट के रूप में, विलायक के रूप में यहाँ लिया है, वो क्या रोल प्ले करेगा। ये जो एसीटोन है वो C और X के बीच के बॉन्ड को, जो कि पहले ही जिसका ध्रुवीकरण हो चुका है, X ने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को आंशिक रूप से अपनी तरफ खींच लिया है, उस बॉन्ड को और वीक करने का काम बच्चों हमारा ये सॉल्वेंट करता है, जो हमने एसीटोन के रूप में SN2 रिएक्शन में लिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसीटोन का क्या काम होता है, तो आप कह सकते हैं कि CX के बीच का बॉन्ड जो है उसको वीक करने का काम हमारा एसीटोन करता है। लेकिन अगर वो इसको क्लियरली तोड़ देता है, एसीटोन C और X के बीच के बॉन्ड को बिल्कुल साफ तौर से तोड़ देता है, तो हमें पता है क्या बनेगा बच्चों, कार्बोकैटायन बनेगा। जबकि SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, तो ये सिर्फ इसको तोड़ने की कोशिश करता है, CX बॉन्ड को पूरी तरह से तोड़ने में सफल नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें संक्रमण अवस्था में जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो आंशिक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और हमें संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पोलार
अप्रोटिक सॉल्वेंट जो एसीटोन हमने इस रिएक्शन में लिया था वो CX बॉन्ड को कमजोर कर चुका है। जैसे ही C और X के बीच का बॉन्ड कमजोर होगा, OH माइनस जो है फटाक से उल्टी डायरेक्शन से, विपरीत दिशा से, अपोजिट डायरेक्शन से कार्बन पे अटैक करके एक आंशिक बॉन्ड जो है कमजोर बंध बना लेगा और हमें संक्रमण अवस्था जो कि अस्थायी होती है वो मिल जाएगी। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है बच्चों, इसकी स्टेबिलिटी जो है कितनी देर तक ये रहती है, 10⁻⁻�6 सेकेंड तक इसका फॉर्मेशन होता है और उसी समय तुरंत जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है और हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। SN1 रिएक्शन में बच्चों हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट, प्रतिलोमन विन्यास वाला प्रोडक्ट भी मिल रहा था और जो धारण करने वाला एज इट इज जो है रिटेंशन प्रोडक्ट भी देखने को मिल रहा था। दो तरह के प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन कब मिल रहे थे? जब हमारा कार्बन जो था वो कायरल था। किरेल कार्बन वो होता है जिसपे 4 अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगर कार्बन के साथ में 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं तो उस कार्बन को हम किरेल कार्बन कहते हैं। अगर किरेल कार्बन के साथ में SN2 रिएक्शन होती है तो हमें सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलता है जो कि इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है, प्रतिलोमन विन्यास वाला प्रोडक्ट होता है। अगर किरेल कार्बन के साथ में SN1 रिएक्शन होता है तो हमें 2 तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। एक वो है जिसमें विन्यास वैसा का वैसा रहता है, जिसको हम बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट, और एक वो है जिसमें विन्यास जो है बिल्कुल विपरीत हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब हम बच्चों नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN2 रिएक्शंस। SN2 रिएक्शंस जो है उनकी क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं। क्योंकि इसका नाम जो है बाई मॉलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूल देखे हैं आपने। फर्स्ट स्टेप जो था इसका मैकेनिज्म में, एक मॉलिक्यूल हमारा ये है और एक हमारा OH माइनस है। 2 मॉलिक्यूल जो है हमारे फर्स्ट स्टेप में जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप, उसमें काम आ रहे हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम जो है सब्स्टिट्यूशन। अब क्योंकि बच्चों इसमें एक ही स्टेप है, और जब एक ही स्टेप है तो वही स्टेप जो हमारी होगी बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, वेग का निर्धारण करने वाला पद होगा। ट्रांजिशन स्टेट क्योंकि बच्चों बहुत कम टाइम के लिए बनता है, इसको अलग करना, आइसोलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक्सपेरिमेंटली या प्रयोगों के द्वारा ये देखा गया है कि इस तरह का संक्रमण अवस्था हमें SN2 रिएक्शन में देखने को मिलती है, लेकिन इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। अब इसका रेट हम वेग कैसे लिखेंगे वो देखिए। ये बल गतिकी में आप देखेंगे, अगर बच्चों इसका हम रेट देखना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन या वेग देखना चाहें इस क्रिया को, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, उसमें 2 मॉलिक्यूल्स काम में आ रहे हैं, तो हम रेट को, वेग को इस तरह से लिख सकते हैं। इस क्रिया का वेग जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको हम, जो फर्स्ट स्टेप में हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से हैं? एक तो हमारा न्यूक्लियोफाइल है जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, और दूसरा जो है हमारा एल्किल हैलाइड है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब 2 मॉलिक्यूल इसमें काम आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम जो है बच्चों बाई मॉलिकुलर, 2 मॉलिक्यूल वाला पड़ा है। दूसरा नाम इसका जो है सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ 1 है, न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में, नाभिक स्नेही के रिस्पेक्ट में 1 है, एल्किल हैलाइड के रिस्पेक्ट में 1 है, इसका ऑर्डर 1 और 1 जो हमारा बच्चों 2 हो जाएगा, तो इसको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम इसको SN1 से कंपेयर करते हैं तो हमने देखा था कि जो उसका स्लो स्टेप था, फर्स्ट स्टेप जो था SN1 रिएक्शन का, जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल रहे थे, उसमें एक ही एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल काम में आ रहा था और फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एल्किल हैलाइड का बाहर निकलना हो रहा था, वहां पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन था, इसलिए हम उसको यूनिमोलिकुलर वर्ड से उन रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर हम बोल रहे थे। फर्स्ट स्टेप में वहाँ SN1 रिएक्शंस में हमें न्यूक्लियोफाइल जो है बच्चों इन्वॉल्व नहीं दिखाई दिया था। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए और उसमें कहा जाए कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को, सांद्रता को अगर हम डबल कर देंगे और एल्किल हैलाइड की सांद्रता को भी हम डबल कर देंगे, दुगनी कर देंगे, तो हमारे रेट पे क्या असर पड़ेगा? अब क्योंकि आपको पता है कि रेट में हम उसी पद को काम में लेते हैं जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसमें जितने मॉलिक्यूल्स काम में आ रहे हैं, अगर उनकी सांद्रता को हम बदलते हैं तो हमारा रेट प्रभावित होता है। अगर जो मॉलिक्यूल्स रेट वाले स्टेप में काम में नहीं आ रहे हैं उनकी सांद्रता को हम बदलते हैं तो हमारा रेट प्रभावित नहीं होता है। जैसे यहाँ SN2 रिएक्शन में हमने न्यूक्लियोफाइल की, नाभिक स्नेही की सांद्रता भी डबल कर दी और एल्किल हैलाइड की सांद्रता भी डबल कर दी, तो रेट हमारा बच्चों जो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि SN1 रिएक्शन है, उसमें अगर आपने न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता दुगनी कर दी और एल्किल हैलाइड की सांद्रता भी आपने दुगनी कर दी, तो उसका रेट पे क्या असर पड़ेगा? तो अगर आप बच्चों ये लिख देंगे कि इसकी भी 4 गुनी होगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कैसे वो देखिए, क्योंकि मैं पता था कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें रेट जो था हमारा वो सिर्फ एल्किल हैलाइड की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो था हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था SN1 में, उसमें सिर्फ एल्किल हैलाइड काम आ रहा था। तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता को डबल कर देते हैं तो हमारा रेट पर कोई असर नहीं पड़ता है,
प्रश्न हमारा था कि न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता को डबल कर दिया मैंने और आरएक्स की सांद्रता को भी डबल कर दिया, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? रेट को हम लिख सकते हैं आर, और ये दुगनी हो गई तो रेट भी हमारा दोगुना हो जाएगा, 4 गुना। यहाँ पे SN1 के केस में नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता को डबल करने से, दुगुना करने से हमारे रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो SN2 टाइप के हैं उसमें अगर हम न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता को डबल कर देते हैं और एल्किल हैलाइड की सांद्रता को भी डबल कर देते हैं तो हमारा रेट 4 गुना हो जाता है। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बच्चों हम आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। मैंने स्टार्टिंग में जब आपको मैकेनिज्म बताया था तो मैंने आपसे कह दिया था कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि जनरली जो हमारे SN2 रिएक्शंस होते हैं वो 1 डिग्री में देखने को मिलते हैं। अगर कार्बोकेटाइन बनता भी है तो वो स्टेबल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। या हमें जो देखने को मिलेगी बच्चों वो संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगी, जो 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स के लिए ही बनती है और उसके बाद में क्योंकि ये अस्थायी है तुरंत ही ये डिकम्पोज होकर टूट कर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देती है जो कि हमारा अल्कोहल होता है। जो ट्रांजिशन स्टेट होती है इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि SN2 रिएक्शन में जितना ज़्यादा स्टेबल जो हमारा होगा ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट ही बनता है, संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट को TS भी लिख सकते हैं, उतना ज़्यादा जो है हमारे SN2 रिएक्शन का रेट होगा। जबकि SN1 में क्या था, जितना ज़्यादा हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा हमारा SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो दोनों में बच्चों ये मेन डिफरेंस है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है और इसमें हमारा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है SN1 में। ये शॉर्ट लिव्ड है लेकिन फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये नहीं बनेगा तो हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमें SN2 रिएक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है बच्चों, उसको पता है कि आपको अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आता है एक जोड़ा, वो ऑर्बिटल जो है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो कौन सा होगा? जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट होता है उस इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियोफाइल ने डोनेट किए कहाँ रखेगा वो देखिए। नाभिक स्नेही द्वारा न्यूक्लियोफाइल द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो प्रति आबंधन आणविक कक्षक में रखे जाते हैं कार्बन के। क्योंकि हमने ये देखा था कि बच्चों जब ट्रांजिशन स्टेट हमारा बन रहा था उसमें 3 तो हाइड्रोजन लगे हुए थे, एक तरफ हमारा OH लगा हुआ था और एक तरफ वीक बॉन्ड से X लगा हुआ था। कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, तो ये जो OH आया है हमारा न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा? ये OH जो है कार्बन के एंटी बॉन्डिंग, इसको बच्चों एंटी बॉन्डिंग कर लीजिएगा, एंटी ऑर्बिटल को एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है कार्बन के वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन देगा न्यूक्लियोफाइल, और जैसे ही ये X यहाँ से निकल जाएगा, ये C और OH के बीच वाला बॉन्ड जो है वही बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कोवेलेंट बॉन्ड हमारा बन जाएगा। जो ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों वो एक काल्पनिक स्पेस होती है। एंटी बॉन्डिंग जो थी हमारी ऑर्बिटल थी वो जैसे ही X निकल जाएगा वही हमारी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाएंगी। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि OH- ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ दिए कार्बन के, तो आप कह सकते हैं कि कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इस न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। चलिए बच्चों और कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं SN2 रिएक्शंस की। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विलायक जो होता है वो पोलार होता है और अप्रोटिक होता है, इसमें प्रोटॉन हमें देखने को नहीं मिलता है। पोलार है इसलिए RX बॉन्ड को इजिली वीक कर देता है, X को निकलने में आसानी होती है। कौन कौन से हम सॉल्वेंट SN2 रिएक्शंस में ले सकते हैं वो देखिए। SN2 रिएक्शन जो होता है बच्चों, कभी कभी हमें सॉल्वेंट जो वहाँ दिया हुआ होता है एग्जाम में उसको देखकर ही पहचान आ जाता है। अगर आपको एसीटोन दिया हुआ है, डाईमेथिल फॉर्मामाइड दिया हुआ है, या फिर DMSO जिसे कि डाईमेथिल सल्फोक्साइड कहते हैं, अगर ये हमें दिया हुआ है सॉल्वेंट के रूप में तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हमने देखा था कि सॉल्वेंट का जो रोल था वो CX बॉन्ड को वीक करना था। जब तक CX बॉन्ड टूटेगा नहीं, X बाहर निकल के जाएगा नहीं, दूसरा न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा? तो सॉल्वेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो SN1 था बच्चों, वहां भी पोलर सॉल्वेंट था, यहाँ भी पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि बॉन्ड जो हमें चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो, दोनों में ही हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है। और जहां हमें बॉन्ड को ब्रेक करना होता है वहां हमें ऐसे सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है जो पोलर हो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इतना हो कि CX बॉन्ड को वीक कर सके। SN1 में हमने प्रोटिक सॉल्वेंट काम में लिया था। जो H+ प्रेजेंट था सॉल्वेंट में, वो बाहर निकलने वाले Cl- को एक केज बनाकर, एक पिंजरा बनाकर उसको रोक रहे थे दोबारा कार्बोकेटाइन से अटैच होने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा है तो हमें यहाँ प्रोटिक सॉल्वेंट की कोई जरूरत नहीं है। जो सॉल्वेंट हम काम में लेते हैं उसमें प्रोटॉन नहीं होता है, और जिस सॉल्वेंट में प्रोटॉन नहीं होता है उसको हम बच्चों अप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं।
अब क्योंकि SN2 रिएक्शन में बच्चों एप्रोटिक सॉल्वेंट है, H+ यहाँ नहीं है तो X- यहाँ, तो X- यहाँ आसानी से नहीं निकलेगा और OH- जो न्यूक्लियोफाइल है उसको हमेशा बैक साइड से ही अटैक करना पड़ेगा और एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हमें होते हुए दिखाई देगा। अब क्योंकि इसमें अटैक जो अपोजिट डायरेक्शन से हो रहा है, इसलिए हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इन्वर्टेड मिलेगा रिएक्टेंट से। उसका जो विन्यास होगा वो विपरीत होगा रिएक्टेंट से, जबकि SN1 में हमें दोनों तरह के देखने को मिल रहे थे, क्योंकि जो अटैक हो रहा था न्यूक्लियोफाइल का वो ऊपर से भी हो सकता था और नीचे से भी हो सकता था। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट दोनों हमें SN1 में देखने को मिलते हैं, जबकि SN2 में हमें सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट ही देखने को मिलता है। तो अगर हमको वाटर, अल्कोहल देखने को मिलता है, एज ए सॉल्वेंट देखने को मिल जाता है, तो उसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि SN1 रिएक्शंस हैं। तो बच्चों हम सॉल्वेंट को देख के भी पहचान सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन है, SN1 या SN2। SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों ही बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं और जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं बच्चों हमारे, वो जनरली लो टेम्परेचर पे, कम तापमान पे हमें देखने को मिलते हैं। हमने ली चार्टलियर प्रिंसिपल, ली शार्टले का प्रिंसिपल पढ़ा है। कम टेम्परेचर अगर होता है तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की दिशा में चलता है और टेम्परेचर हाई करते ही हमारा रिएक्शन जो होता है विपरीत दिशा में बैकवर्ड डायरेक्शन में होना शुरू हो जाता है और रिएक्टेंट का फॉर्मेशन हमें हाई टेम्परेचर पे देखने को मिलता है। लो टेम्परेचर पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और हाई टेम्परेचर पे हमें रिएक्टेंट दोबारा मिलना शुरू हो जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं बच्चों, हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, वहां हम हाई टेम्परेचर की बात करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो लो टेम्परेचर होता है, कम तापमान जो होता है, उस पे हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हमें कम तापमान पे ही देखने को मिलती हैं और हाई टेम्परेचर होते ही हमारा जो रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा बच्चों सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें मॉलिक्यूल जो है निकल के चला जाता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन को। आगे हम कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बच्चों इसकी। नेक्स्ट जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री, त्रिविम रसायन। इसके जो स्पेस में कार्बन के चारों तरफ जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो स्पेस में किस तरह से, त्रिविम में किस तरह से वो ओरिएंटेड रहते हैं, किस तरह से उनका व्यवस्था होती है, उसको हम स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं। इन्वर्जन और रिटेंशन की बात बच्चों हम तभी करेंगे, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, जब हमारे पास किरेल कार्बन होगा। किरेल कार्बन वो होता है जिसपे 4 अलग अलग ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। जो पहले हमने स्टार्टिंग में 1 डिग्री कार्बन वाला लिया था वो बच्चों हमारा किरेल कार्बन नहीं था, क्योंकि सी के साथ में 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, तीनों ग्रुप सेम थे। ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है ये हमारा किरेल कार्बन है, जिसमें एक में H लगा हुआ है, एक में D लगा हुआ है, एक में T लगा हुआ है। D हमारा हाइड्रोजन का आइसोटोप है, समस्थानिक है, ड्यूटेरियम, और T जो है हमारा ट्राइटियम है, ये भी हाइड्रोजन का समस्थानिक या आइसोटोप है। यहाँ हमें सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। D हमारा यहाँ देखिए रिएक्टेंट में जो है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है और प्रोडक्ट में हमारा D जो है बच्चों राइट हैंड साइड में आ गया। हमने जो DMSO जो है एज ए सॉल्वेंट विलायक के रूप में काम में लिया है यहाँ पे, जो इस बॉन्ड को वीक करेगा और Cl जो हमारा बाहर निकल जाएगा और OH जो है हमारा आके उल्टे डायरेक्शन से लग जाएगा। OH- जो है बच्चों आके इसमें कार्बन पे लग जाएगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगा हमारा बच्चों अपोजिट होगा। अब क्योंकि यहाँ एरो के ऊपर KOH और DMSO लिखा है, इसका मतलब ये SN2 रिएक्शन है और एक बार हमने पहचान लिया कि SN1 या SN2 कौन सा रिएक्शन होगा तो हम आसानी से प्रोडक्ट जो है हमारा इन्वर्टेड बनेगा या रिटेंशन वाला बनेगा, उसको हम पहचान सकते हैं। आगे हम बच्चों फैक्टर्स, उन कारकों की बात करेंगे जो SN2 रिएक्शंस को प्रभावित करते हैं। पहला जो है हमारा नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड हम किस तरह का लेंगे जिससे हमारा SN2 रिएक्शन का रेट बढ़ जाए या घट जाए। यहाँ जो एक चीज आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि SN2 रिएक्शन जो होता है उसमें रेट जो होता है बच्चों हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टीरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा। जितना ज्यादा कार्बन के ऊपर बड़े बड़े ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतनी ही कम जो है रेट ऑफ रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी SN2 की। कार्बन के ऊपर बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं तो SN2 रिएक्शन की रेट हमारी बच्चों कम हो जाएगी। इसको हम बच्चों आगे आने वाली स्लाइड्स में एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। जैसे ये देखिए, इसमें कार्बन के ऊपर 3 बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये देखिए, इसमें सेकंड वाले में या बी वाले में कार्बन के ऊपर 2 बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, सी वाले में कार्बन के ऊपर 1 बड़ा ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे जो है डी वाले में कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन हमारे लगे हुए हैं। किसमें हमें SN2 रिएक्शन देखने को मिलेगा। मैंने अभी भी आपको बताया है कि जो रेट है, वेग है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस के, जिसको मैं SH लिख रही हूँ त्रिविम बाधा के। जहाँ बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए होंगे वहां पे रेट कम होगा। तो हमने देखा कि जो A वाला था बच्चों, इसमें 3 बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए थे तो यहाँ सबसे कम जो SN2 रिएक्शन देखने को मिलेगा। जो D वाला था हमारा
उसमें बड़े ग्रुप नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा SN2 रिएक्शन D वाले में, फिर C वाले में, फिर B वाले में और फिर हमें बच्चों A वाले में देखने को मिलेगा। जो A वाला था हमारा 3 डिग्री कार्बन था, ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है, ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है और ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है। इसको बच्चों मैथिल भी कह सकते हैं। जब भी हम SN1 और SN2 की बात करेंगे, जो उनके रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, तो SN1 में हम देखेंगे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कितनी आसानी से हो रहा है। SN2 में बच्चों हम कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन को नहीं देखेंगे। जो मेन चीज हमें देखनी है वो है स्टीरिक हिंड्रेंस, कि जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं उसपे कितने बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। अगर बड़े ग्रुप ज्यादा है तो वहां SN2 रिएक्शन हमें कम देखने को मिलेगा। सेकेंड जो फैक्टर है SN2 रिएक्शंस को प्रभावित करते हैं वो है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था का स्थायित्व। ये हमारा बच्चों ट्रांजिशन स्टेट था, इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ था, 2 हमारे यहाँ लगे हुए थे। ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है और बहुत ही कम समय के लिए बनता है। जनरली इसको इस तरह के ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, क्योंकि जिस फैक्टर की हम बात कर रहे हैं उसमें मैं बोल रही हूँ स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल कब होगा? ये बच्चों स्टेबल तब होगा जब इस H की जगह कोई ऐसा ग्रुप लगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता हो, इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हो कार्बन से। अब बच्चों आप बोलोगे ये क्या बात हुई? तो इसका मतलब H की जगह जो है ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच ले, फिर ये कार्बन इस X से इलेक्ट्रॉन खींच ले, इस NU से इलेक्ट्रॉन खींच ले। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि इस हाइड्रोजन की जगह अगर ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता हो, इस कार्बन से निकाल लेता हो, अगर वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कार्बन इस X से और इस NU न्यूक्लियोफाइल जो है इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप है तो उस केस में बच्चों ट्रांजिशन स्टेट जो है वो स्टेबल होती है। आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। और जितनी स्टेबल जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट होगी, संक्रमण अवस्था होगी, उतना ही ज़्यादा हमें SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेगा। हमें पता है कि बच्चों न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव है निशान, X पे भी नेगेटिव का निशान है। अगर ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हाइड्रोजन की जगह, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कार्बन जो है इस X और इस न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इनके ऊपर जो है नेगेटिव का निशान कम हो जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव का निशान कम हो जाएगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट जो है बच्चों हमारी स्टेबल हो जाएगी। और ये दोनों फैक्टर हैं बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था का स्थायित्व, ये जो है हमारा जब हम प्रायोरिटी देंगे एग्जाम्पल्स में, तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है बच्चों वो ज़्यादा होगी स्टेरिक हिंड्रेंस से। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है तो उसमें हमें स्टेरिक हिंड्रेंस को इग्नोर करना है, उसमें हमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखना है। तो यहाँ 2 मेन चीज़ जो हमें देखनी है, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है कि नहीं है। अगर एक कंपाउंड है जिसमें हमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखने को मिल रहा है और ट्रांजिशन स्टेट जो है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसको हम ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को कंसिडर करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस को वहाँ हम कंसिडर नहीं करेंगे। आगे आने वाली स्लाइड्स में बच्चों हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो SN1 जो होता है बच्चों हमारा 3 डिग्री ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। SN2 जो है 1 डिग्री वाला ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री वाला है और फिर हमारा 3 डिग्री वाला है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ हमारा SN1 सबसे ज़्यादा होता है वहाँ हमारा SN2 सबसे कम होता है। ये देखिए एग्जाम्पल है, बेंजीन रिंग है और इसको हमें कंपेयर करना है। ये हमारा A है, ये हमारा B है। अब अगर क्वेश्चन ये है कि दोनों में से जो A और B है इसमें से SN1 रिएक्शन हमारा कौन सा देगा, तो वो हम कैसे देखेंगे, वो देखिए। SN1 कौन देता है बच्चों? 3 डिग्री वाला कार्बन कैटायन ज़्यादा देता है, फिर 2 डिग्री वाला कार्बन और फिर 1 डिग्री वाला कार्बन। अगर अब ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, Br माइनस निकल गया और हमारे इस कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, प्लस चार्ज यहाँ आ जाता है। ऐसा ही हमारे यहाँ होता है, ये Br जब निकलता है तो इस कार्बन पर प्लस का निशान आ जाता है। अब एक बार ये कार्बोकैटायन बन गए तो इन दोनों को हमें आपस में कंपेयर करना है। जो फर्स्ट वाला A वाला केस है बच्चों हमारा, ये हमारा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है और जहां बच्चों हमें बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी वहां हमें अनुनाद रेजोनेंस देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो है स्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। अब क्योंकि ये कार्बोकैटायन A वाले में हमारा स्टेबल बन रहा है बेंजाइलिक ग्रुप के कारण, तो SN1 रिएक्शन जो होगा हमारा A देगा B के कंपैरिजन में। अगर हम पूछते हैं कि SN2 रिएक्शन कौन देगा ज़्यादा, SN2 रिएक्शन के लिए बच्चों हम क्या देखते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, त्रिविम बाधा हमें देखनी है। अब क्योंकि दोनों में CH2Br लगा हुआ है, इसमें भी CH2Br लगा हुआ है, इसमें भी CH2Br लगा हुआ है, दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस जो है बच्चों बराबर है। लेकिन जो फर्स्ट वाला केस है इसमें
बेंजीन रिंग लगी हुई है, बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड जो होते हैं, हमेशा याद रखना, पाई बॉन्ड जो होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट देते हैं। अब क्योंकि फर्स्ट वाला जो हमारा ए वाला था, इसमें बच्चों माइनस आई इफेक्ट देखने को मिल रहा है बेंजीन रिंग के कारण, तो ये हमारा ज्यादा स्टेबल है। तो SN2 रिएक्शन के लिए हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, A ग्रेटर देन B। आपने देखा होगा कि SN में भी वही ऑर्डर आ रहा है हमारा और SN2 में भी वही ऑर्डर आ रहा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जहां SN1 रिएक्शन ज्यादा होते हैं वहां SN2 रिएक्शंस हमारे कम देखने को मिलते हैं। तो आंसर लिखने से पहले बच्चों एक बार हमें कंपेयर कर लेना चाहिए। आंख बंद करके हमें आंसर नहीं लिखना है। SN2 रिएक्शंस को हम स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से देखेंगे और SN1 रिएक्शंस को हम कार्बोकेटाइन के हिसाब से देखेंगे। एक एग्जाम्पल और देखिए, ये वाला है एल्किल हैलाइड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, हमारा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा बच्चों। क्योंकि हम SN1 और SN2 की बात कर रहे हैं, कौन सा जो है A वाला या फिर B वाला, किसमें SN1 रिएक्शन ज्यादा होंगे या किसमें SN2 रिएक्शन ज्यादा होंगे वो हम देख रहे हैं। Br यहाँ से निकलेगा क्योंकि हम पहले SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन देखेंगे। पहले वाले में जो कार्बोकेटाइन बना है वो भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, दूसरा वाला कार्बोकेटाइन में बच्चों हमारा 1 डिग्री है। लेकिन पहले वाले में एक चीज हमें देखने को मिल रही है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और प्लस का निशान। ये कंडीशन जो हमारे बच्चों होती है रेजोनेंस के लिए बहुत ही सुटेबल कंडीशन है। अनुनाद यहाँ हमें देखने को मिलेगा और जहाँ अनुनाद होता है वहाँ पे बच्चों स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कार्बोकेटाइन की। तो SN1 रिएक्शन जो है हमारा कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा, A जो है हमारा उसमें SN1 रिएक्शन हमारा ज़्यादा होगा B के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं बच्चों SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन के लिए हमें क्या देखना है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं करना है। तो SN2 रिएक्शन के लिए यहाँ ये प्लस का निशान नहीं आएगा। हमें ट्रांजिशन स्टेट की स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करनी है। जो फर्स्ट वाला हमारा कंपाउंड है उसमें यहाँ बच्चों पाई बॉन्ड देखने को मिलता है। अभी अभी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था कि जहाँ पाई बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा वहाँ हमारा माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा और जहाँ माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब A वाला जो है वो SN2 रिएक्शन ज़्यादा दिखाएगा B वाले के कंपैरिजन में। तो हमने यहाँ भी देखा कि बच्चों SN1 और SN2 दोनों रिएक्शंस जो है हमें A वाले कंपाउंड में ज़्यादा देखने को मिलेंगे B के कंपैरिजन में। तो हमें एक चीज़ जो याद रखनी है कि माइनस आई इफेक्ट है तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है तो वहाँ SN2 रिएक्शन, रेजोनेंस है तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल तो वहाँ SN1 रिएक्शन। कभी कभी जो है एक ही कंपाउंड के अंदर हमें दोनों कंडीशन देखने को मिल जाती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल्स में आपको दिखाया है। ये देखिए बच्चों एक और कंपाउंड है जिसमें साइक्लिक रिंग है, ब्रोमीन लगा हुआ है, ये बॉन्ड हमारा टूटेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन लगा हुआ है A वाले कंपाउंड में और B वाले में हमारा ऑक्सीजन नहीं है। हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले हम SN1 की बात करेंगे। तो SN1 रिएक्शन के लिए बच्चों हमें क्या देखना है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन देखना है। जैसे Br माइनस यहाँ निकलेगा तो यहाँ प्लस का निशान आ जाएगा, वैसे ही सेकंड वाले में भी यहाँ प्लस का निशान आएगा। लेकिन क्योंकि फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये बैक बॉन्डिंग के द्वारा इस ब्रोमीन के निकलने के बाद जो इस कार्बन पे प्लस का चार्ज आया है उसको ये कम कर देगा। तो हमारा A वाला जो है कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा B वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि B में ऐसी कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन हमारा कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब SN2 रिएक्शन है तो कार्बोकेटाइन तो हमें देखना नहीं है बच्चों। अब यहाँ जो है डबल बॉन्ड नहीं है माइनस आई इफेक्ट देने के लिए, लेकिन यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस ऑक्सीजन के कारण जो है हमें फर्स्ट वाले कंपाउंड में माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैंने अभी भी आपको ऊपर के 2 एग्जांपल्स में बताया है कि जहां माइनस आई इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा वहां ट्रांजिशन स्टेट जो है हमारी स्टेबल होगी और जहां ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था हमारी स्थायी होती है वहां हमें SN2 रिएक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब A जो है वो हमारा SN2 रिएक्शन भी ज़्यादा देगा, SN1 भी ज़्यादा देगा। लेकिन दोनों के रीजंस जो है बच्चों अलग अलग हैं, दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप बार बार जो है पॉज करके इस वीडियो को या रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है। अगला जो फैक्टर है बच्चों हम देखें इसका नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब हमने देखा था कि SN1 रिएक्शन जो था बच्चों उसमें फर्स्ट स्टेप में मैं बार बार आपको कंपैरिजन करके SN1 और SN2 पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में जो SN1 के एग्जाम्पल्स हैं, SN1 का कंसेप्ट है उसको आप कंपेयर कर सकें SN2 से।
SN1 रिएक्शन जो था बच्चों 2 स्टेप में हो रहा था। फर्स्ट स्टेप जो था उसमें सिर्फ एल्किल हैलाइड काम आ रहा था, जिसमें हैलोजन जो है वो निकल रहा था, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। उसमें जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल काम नहीं आ रहा था S1 रिएक्शन में। तो न्यूक्लियोफाइल के नेचर जो था, प्रकृति थी न्यूक्लियोफाइल की, वो SN1 रिएक्शन को प्रभावित नहीं कर रही थी। जबकि हमारा SN2 रिएक्शन जो था बच्चों वो एक ही स्टेप में हो रहा था, और फर्स्ट स्टेप में हमारा जो एक सिंगल स्टेप था उसके अंदर हमारा न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड दोनों काम में आ रहे थे। तो यहाँ क्योंकि वही फर्स्ट स्टेप, वही सिंगल स्टेप जो है उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति, उसका नेचर जो है SN2 रिएक्शंस को प्रभावित करता है। तो रेट को हम लिख सकते हैं बच्चों, रेट जो है एल्किल हैलाइड उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, और न्यूक्लियोफाइल जो है क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन सांद्रता के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे हम न्यूक्लियोफाइल की तो हमारा रेट भी बढ़ जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल देके भी बताने की कोशिश की थी पहले वाली स्लाइड्स में, क्योंकि रेट जो है यहाँ देख रहे हैं बच्चों आप, ये न्यूक्लियोफाइल के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता को हम बढ़ाएंगे तो रेट भी हमारा बढ़ जाएगा। क्योंकि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग था इसलिए वो फर्स्ट स्टेप में अटैक कर देगा, जबकि SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल वीक था, वो हैलाइड के निकलने का वेट कर रहा था, और उसके बाद में सेकंड स्टेप में वो उस कार्बोकेटायन पे अटैक कर रहा था। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो बच्चों, ताकतवर न्यूक्लियोफाइल को देखकर हम SN1, 2 और SN1 रिएक्शंस को डायरेक्टली पहचान सकते हैं। पहचानने के लिए मैंने आपके सामने कुछ न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ लिख दिए हैं, जो स्ट्रॉन्ग और वीक कैटेगरीज दोनों बना दी हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। अगर आपको वीक न्यूक्लियोफाइल देखने को मिलता है तो आप आंख बंद करके SN1 रिएक्शन लिख सकते हैं, और अगर आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देखने को मिलता है तो वहाँ आप SN2 रिएक्शंस लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हुए हैं बच्चों, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। तो या तो हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देखेंगे बच्चों, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ताकतवर न्यूक्लियोफाइल है, या फिर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन सांद्रता ज़्यादा है नाभिक स्नेही की, तो वहाँ पे बच्चों हमेशा हमें देखने को मिलेंगे SN2 रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायोमोलिकुलर, नाभिक स्नेही, द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वहाँ हमें देखने को मिलेंगी, जहाँ पे हमें ताकतवर न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही या नाभिक स्नेही की मात्रा अधिक देखने को मिलेगी। आगे देखिए, सॉल्वेंट के बारे में हम पहले भी कह चुके हैं। सॉल्वेंट हमारा कैसे होना चाहिए, पोलर होना चाहिए ताकि वो CX के बॉन्ड को वीक कर सके, और अप्रोटिक होना चाहिए, उसमें प्रोटॉन हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन का कोई काम नहीं है, प्रोटॉन को निकलने वाले हैलाइड को घेरना ही नहीं, क्योंकि एक ही स्टेप में OH माइनस जाके पीछे से कार्बन पर अटैक कर लेता है बिना हैलाइड के वहाँ से हटे हुए। तो इसके एग्जाम्पल हमने पहले डिस्कस कर लिए, एसीटोन, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, या कभी कभी ईथर जिसको हम ROR, इन सब के फॉर्मूले जो है स्ट्रक्चर में पिछली वाली स्लाइड्स में बता चुकी हूँ आपको। जबकि SN1 रिएक्शंस जो थे वो हमारे H2O, C2H5OH और CH3OH जो है वो सॉल्वेंट हमें देखने को मिल रहे थे वहाँ पे। अगला जो है फैक्टर हमारा वो है तापमान। कम तापमान इसके लिए चाहिए रहता है, कम तापमान होगा तभी हमारा SN1 हो या SN2 रिएक्शन हो, दोनों जो हमारे हैं वो देखने को मिलेंगे। SN1 भी हमारा कम तापमान पे देखने को मिलता है, SN2 भी हमारा लो टेम्परेचर पे ही देखने को मिलता है। हाई टेम्परेचर होते ही सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं होंगी, एलिमिनेशन, विस्थापन अभिक्रियाएं जो है होनी शुरू हो जाएंगी अगर तापमान को हम बढ़ा देंगे। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, जो ग्रुप हमारा निकल के जा रहा है, जिस हैलाइड को हमें निकालना है, जो हैलाइड वहाँ से निकलेगा फर्स्ट स्टेप में SN2 रिएक्शन के, वो हमारा जो लिविंग ग्रुप कितनी आसानी से निकल जाता है उसके हिसाब से हमारा SN1 और SN2 रिएक्शंस जो है दोनों ही उस पर डिपेंड करेंगे। I- की साइज़ बड़ी होती है, जल्दी निकल जाएगा, उसके बाद Br- है, फिर Cl- है, फिर F- है। अगर हमें दो कंपाउंड दिए हुए, एक में RF है, F लगा हुआ है हैलाइड के रूप, दूसरा हमारा Ri है जिसमें I लगा हुआ है हैलाइड के रूप में, तो दोनों में से किस में ज़्यादा रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, चाहे वो SN1 हो या SN2, तो हमें आयोडाइड वाले में, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लेके निकल सकता है, इसमें हमें SN1 और SN2 दोनों ही रिएक्शंस देखने को मिलेंगे जल्दी एज कम्पेयर टू RF। आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे बच्चों। जो एग्जाम्पल में बच्चों आपको कार्बन दिख रहा है, ये 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन का मतलब होता है बच्चों इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा हमें देखने को मिलेगी। अब बेचारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, चारों तरफ जिस कार्बन पे उसको अटैक करना है वो चारों तरफ जो है बड़े बड़े ग्रुप से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे जो होगा बच्चों SN1 रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा
क्योंकि एक हम वाटर को देखेंगे तब भी हम वही बोलेंगे, सॉल्वेंट जो है वाटर के फॉर्म में है, वाटर किसमें होता है बच्चों, SN1 रिएक्शन में होता है। दूसरा जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमें यहाँ देखने को मिलेगा जो कि स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ SN1 रिएक्शन ही होंगे। बच्चों इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट वो देखिए। SN1 रिएक्शन में 2 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। एक जो है हमारा जिस साइड में Br लगा हुआ है वहीं पे OH माइनस अटैक करेगा तो ये वाला मिलेगा हमें प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। यहाँ हमारा OH लग जाएगा। और दूसरा जो हमें मिलेगा बच्चों उसमें OH का जगह जो होगी, OH जहाँ पे अटैक करेगा वो अपोजिट होगी Br माइनस से, उसको हम बोलते हैं बच्चों इन्वर्जन प्रोडक्ट। ये हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट है, वैसा का वैसा मिल गया क्योंकि जिस जगह पे Br लगा हुआ था उसी साइड में हमारा OH लगा हुआ है। ये दूसरा वाला हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट है। रिटेंशन को हम बोलते हैं धारण करना विन्यास का, और इन्वर्जन को बच्चों हम बोलते हैं प्रतिलोमन। जब भी SN1 की बात होगी तो हमें 2 तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, रिटेंशन और इन्वर्जन। ये हमें तभी देखने को मिलेंगे जब हमारा कार्बन जो है बच्चों किरेल होगा। यहाँ पे हमारा किरेल कार्बन नहीं है तो दोनों प्रोडक्ट जो है हमारे विन्यास सेम मिलेगा हमें। दोनों प्रोडक्ट जो हमें मिलेंगे वो हमें देखने में बिल्कुल सेम होंगे क्योंकि कार्बन किरेल नहीं है। सिर्फ हम उनको कह सकते हैं रिटेंशन और इन्वर्जन क्योंकि हम SN1 की बात कर रहे हैं। अब बच्चों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में बच्चों कार्बन है जिसके Cl, CH3, CH3 और H जुड़े हुए हैं। ये भी हमारा किरेल कार्बन नहीं है क्योंकि ये वाला CH3 और ये दोनों सेम है। लेकिन कौन सा जो न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है और कौन सा हमें सॉल्वेंट दिया हुआ है उसके बिहाफ पे हमें देख सकते हैं कि SN2 रिएक्शन जो है यहाँ देखने को मिलेगा। उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन का मतलब है जहाँ पे Cl लगा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें Cn को लगाना है। तो कैसे लिखेंगे इसको बच्चों, H यहाँ लगा देंगे और यहाँ Cn लगा देंगे। अब मान लीजिए अपने को जो यही है रिएक्टेंट और इसके साथ में H2O दे दिया है, ये हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल है और सॉल्वेंट भी है ये, तो यहाँ हमें SN1 देखने को मिलेंगे। SN1 रिएक्शंस बच्चों कौन से होते हैं जिसमें हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट दोनों देखने को मिलते हैं। तो इन्वर्जन को हम कैसे लिखेंगे, मैं दोबारा आपको बोल रही हूँ बच्चों ये किरेल कार्बन नहीं है इसलिए सिर्फ हम नाम ही काम में लेंगे। इन्वर्जन और रिटेंशन यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेंगे दोनों देखने में करीब करीब सेम होंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। अंतर हमें वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ किरेल कार्बन होगा, कार्बन पे 4 अलग अलग समूह उपस्थित होंगे। तो इसका इन्वर्जन हम कैसे बनाएंगे वो देखिए। Cl ऊपर लगा हुआ था तो हम Cn को नीचे लगा देंगे, ये हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट हो जाएगा। और रिटेंशन को बनाने के लिए जिस साइड में Cl लगा हुआ है वहीं पे आप Cn को लगा दीजिए तो ये हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट हो जाएगा। रिटेंशन को बच्चों हम कहते हैं धारण रखना विन्यास का और इन्वर्जन को हम कहते हैं प्रतिलोमन। बच्चों मैंने इंग्लिश के टर्म्स काम में लिए हैं क्योंकि आगे आने वाली बड़ी क्लासेस में आपको केमिस्ट्री में जो टर्म्स काम में आएंगे सारे इंग्लिश में ही आएंगे, तो आपको जो जनरल टर्म्स ही पता होने चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, CH3Br है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अटैक कर रहा है। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो बच्चों यहाँ कौन सा रिएक्शन देखने को मिलेगा, हमें SN2 रिएक्शन देखने को मिलेगा। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, प्रतिलोमन होता है। Br हमारा इस तरफ लगा हुआ है तो हम OH माइनस को या OH को हम इस तरफ लगा देंगे, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर यहाँ पे OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल हमने काम में लिया है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है और ये CH3OH है, ये वीक है, तो SN2 हो गया, ये SN1 हो जाएगा। SN2 जो है हमारा उसमें क्या देखने को मिलता है, इन्वर्जन देखने को मिलता है। तो इन्वर्जन हम कैसे बनाएंगे बच्चों, इसका ये ऐसे बन जाएगा। अब Cl हमारा ऊपर था तो इसको हम ऊपर कर देंगे H को, और हम OH को हम नीचे कर देंगे, ये हमारा SN2 इन्वर्जन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। न्यूक्लियोफाइल जो होता है यहाँ पे OH है, वो जिस जगह पे Cl लगा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब जो बच्चों दूसरा वाला है जिसमें CH3OH दिया हुआ है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों वो हमारा OCH3 है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, ये ध्यान रखेंगे इस बार। यहाँ गलती से आप OH मत लगा देना। SN1 रिएक्शन है तो एक बार इन्वर्जन बनेगा एक बार रिटेंशन बनेगा। पहले हम रिटेंशन बना लेते हैं, जहाँ Cl लगा है वहीं OCH3 लग जाएगा तो ये हमारा रिटेंशन हो जाएगा। और अगर OCH3 का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो हमारा ये इन्वर्जन हो जाता है, वो ऐसे बनेगा। रिटेंशन मतलब जिस डायरेक्शन में Cl था वहीं पे हमारा OCH3 लग गया, जैसा था वैसा का वैसा, तो हमें इसको रिटेंशन बोलेंगे। अपोजिट होगा तो उसको हम इन्वर्जन बोलेंगे। एग्जाम्पल और देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों बेंजीन रिंग है, यहाँ पे F भी लगा हुआ है, यहाँ पे बच्चों Br भी लगा हुआ है।
तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है कि पहले Br निकलेगा या F निकलेगा, कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा या फिर क्या कौन सी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए Br और F जो है एक साथ दे दिया है, DMF लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग जो है हमें सॉल्वेंट देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो SN2 रिएक्शन होगा बच्चों यहाँ पे। अब SN2 रिएक्शन तो आपने कर दिया है, लेकिन ये देखिए ये F है और Br, दो हैलाइड्स यहाँ प्रेजेंट हैं, तो कौन से हैलाइड को हम निकालेंगे वो देखिए। F जो है बच्चों हमारा वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ देखिए जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास में डबल बॉन्ड है। अब SN2 है तो बच्चों हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। इस F को यहाँ से क्यों नहीं हटाना है मैंने आपको बता दिया, जिस कार्बन से F लगा हुआ है वो डबल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए ये F नहीं हटेगा बच्चों, ये Br हटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा हमारा। तो क्या बनता है वो देखिए, SN2 में इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, तो Br अगर इस तरफ लगा हुआ है तो उसकी डायरेक्शन बच्चों चेंज कर दीजिए। न्यूक्लियोफाइल हमारा कौन सा होगा बच्चों, SPH, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये देखिए ये रहा, और यहाँ हमारा हो जाएगा CH3, ये वाला प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। बच्चों अगर कार्बन किरेल होता है हमारा तो आगे वाला कार्बन पीछे वाला कार्बन दिखाने के लिए तो नोटेशंस होते हैं, इस तरह का होता है, इसको वेज बोलते हैं हम। और एक जो हमारा होता है इस तरह का नोटेशन, अगर हमने क्वेश्चन में Br हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है लगा हुआ यहाँ पे ऐसे, तो उसको उल्टा दिखाने के लिए प्रोडक्ट में हम उसको डैश 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 या इस तरह से Br लगा सकते हैं, जिससे हमें डायरेक्शन का पता चल जाता है अगर किरेल कार्बन हमारा होता है तो। लास्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, बेंजीन रिंग है, CH2Cl लगा हुआ है, हमें पता है कि ये वाला बॉन्ड जो है टूटेगा। दो ऑप्शंस दे रखे हैं, DMF और एक ये दे रखा हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब क्योंकि यहाँ पे H2O लिखा हुआ है नीचे वाले में, तो इसका मतलब SN1 रिएक्शन होगा। हमें पता है कि SN1 रिएक्शन में ये वाला बॉन्ड टूट के Cl बाहर निकल जाएगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। इस कार्बन के साथ जिस पे प्लस का निशान लगा हुआ है बेंजीन रिंग अटैच है, और क्योंकि बेंजीन रिंग अटैच है तो यहाँ पे अनुनाद रेजोनेंस होगा और हमें स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा। जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं SN1 में, एक तो रिटेंशन होता है, बिल्कुल वैसा का वैसा मिल जाता है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, और दूसरा हमारा जो होता है इन्वर्जन प्रोडक्ट, उसको हम इस तरह से लिखेंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे बच्चों उसका। ये हमारा रिटेंशन है, ये हमारा इन्वर्जन है। अब ऊपर वाले की बात करते हैं, DMF है, स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 रिएक्शन होंगे हमारे। SN2 रिएक्शन में पता है कि इन्वर्जन होगा इसमें, तो इन्वर्जन हम कैसे बनाएंगे वो देखिए बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं आपको, इसलिए अगर एग्जाम्पल्स जो मैंने बताए हैं वीडियो में आप कर लेंगे तो नीट, IIT, JEE में आने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में वो आप आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये रिटेंशन, इन्वर्जन, SN2 और SN1 रिएक्शंस जो हैं बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, आपको हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।